खेल हो गया है। और ये भी बता दूं कि बीजेपी को निपटा दिया गया है। जी। अब तक जो निपटने का सवाल नहीं है, बीजेपी को यहां निपटा दिया गया है, क्योंकि बहुत जल्द तेजस्वी जी फिर नीतीश जी के बगल में बैठेंगे और उसके बाद सबसे अच्छा नीतीश जी हैं, वो पलटू राम का बयान, एबीसीडी सारी बातें भूल जाएंगे। बीजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी है। आपको बता दें, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा आघात लगने वाला है। बीजेपी अभी नहीं चाहती है, अभी हर हाल में वो चाहती है कि सरकार में बने रहे। प्रशांत किशोर की कोई भूमिका है क्या बिहार के सियासी खेल में? लालू नीतीश की जो संभावित दोस्ती है, जिसकी खबरें, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष रूप से तो है नहीं, परोक्ष रूप से इन्वॉल्व है क्या? इस पूरे खेल में इन्वॉल्व है क्या? आपने नाम ले लिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। दरअसल वो दोनों को मिलाने वाले हैं। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एनडीए की नाव डुबाएंगे? और एनडीए की क्या बीजेपी की नाव डुबाएंगे? और बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, उन उस वो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, जिसको लेकर हम अक्सर कयास लगाते हैं और जिसका अंदेशा अक्सर लगता है। विगत 2 दिनों से, कल बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का जो बयान है, आज बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का जो बयान है, और उन बयानों से ये साफ लग रहा है कि जीतन राम मांझी के तेवर क्या हैं। और पहले भी हमने उनके मिजाज को देखा है, उनके तेवर को देखा है, और उसके बाद उनके फैसलों को देखा है। बहुत वक्त नहीं गुजरा है जब जीतन राम मांझी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए, महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए। तो जीतन राम मांझी के तेवर से क्या यह संकेत हैं कि एक बार फिर कोई बदलाव होने वाला है? और सवाल यह है कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा वाजिब सवाल है कि अगर बीजेपी को लेकर लगातार जीतन राम मांझी आक्रामक हैं, तो फिर ये बंदूक किसकी है? कंधा तो मांझी का है। और बिहार की राजनीति में जितने संयोग होते हुए दिख रहे हैं, उतने संयोग सियासत में होते नहीं है। सिर्फ 2 बयानों का मामला नहीं। इससे पहले जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया और ये कहा, एक ट्वीट किया और कहा कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, बावजूद उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टरों की बहाली कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं। तो केंद्र पर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, बीजेपी पर हमला। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी से निपटने की या फिर बीजेपी को निपटाने की जो रणनीति है, जो कवायद चल रही है एनडीए के अंदर खाने, उन सारे सवालों पर हम बातचीत करेंगे, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राजेश मिश्रा सर मौजूद हैं, और राजेश मिश्रा सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए बार बार हम इनका परिचय नहीं कराएंगे। लेकिन पहले राजेश मिश्रा सर को हम बधाई देंगे। सर भी नहीं जानते हम बधाई किस चीज के लिए दे रहे हैं। दरअसल इस चैनल के जरिए हम पहली बार, इस चैनल के लिए जब हम पहली बार राजेश मिश्रा सर से जुड़े थे, तो उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती दिख रही है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। आपने कहा था कि दिल्ली में खेल हो रहा है, लगता है कि खेल हो रहा है। जीतन राम मांझी कल बयान देते हैं और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर, और आज उससे बड़ा बयान वो ये कह देते हैं कि तस्वीर का इतना ही शौक है तो जो मौत हो रही है उसके डेथ सर्टिफिकेट पर तस्वीर क्यों नहीं है? तो सीधे पीएम मोदी से भिड़ गए। क्या होता देख रहे हैं सर? अभिषेक, पहले तो बधाई आपको कि आप इस तरह के रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरह की चर्चा परिचर्चा में हम जैसे नाचीज लोगों को आमंत्रित करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी लेखनी में, आपकी वाणी में और आपके काम करने में कोई सवाल उठा नहीं सकता। आपके जज्बे को सलाम है। और जो आपने सवाल किया है सर, नहीं, आप ही से सीखा है मैं अभी खुद आपसे सीख रहा हूँ। और आपका जो सवाल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल सवाल अगर वाजिब हो
सवाल अगर बढ़िया हो तो जवाब देने का मजा कुछ और होता है। सवाल आप ही ने पूछा तो मैंने कह दिया कि दिल्ली में खेल होने वाला नहीं है, अब मैं कह रहा हूं कि खेल हो गया है। और ये भी बता दूं कि बीजेपी को निपटा दिया गया है। जी अब तक जो निपटने का सवाल नहीं है, बीजेपी को यहां निपटा दिया गया है। बस सही मुहूर्त का इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में, वो भी बहुत लंबा वक्त नहीं जाने वाला है। ये जून तक उम्मीद है कि खेल जैसे बंगाल में खेला हो गए उसी तरह से यहां भी खेल हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश जी अपने काम करने के को लेकर और उनके कार्यशैली और उनकी सियासत से बहुत लोग परिचित हैं, लोगों को पता है वो बड़ी मेहनती से काम करते हैं। और इससे पहले भी जब भी वो पाला बदलते रहे हैं और जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है। उनके जो लोग होते हैं वो माहौल बनाते हैं और उसके बाद लास्ट में फटा पोस्टर हीरो आ जाता है। उसी तरह से नीतीश कुमार आएंगे और बहुत जल्द वो ऐलान होने वाला है। परसों मैं भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात भी हो रही थी, एक इंटरव्यू में कर रहा था। मैंने वो इंटरव्यू देखा है। हाँ, मैंने उनको ये कहा तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले कि नहीं, खैर मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊंगा। बीजेपी के भी कुछ विधायक जो हैं वो आरजेडी में जाएंगे, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जेडीयू का तो आरजेडी के साथ जाना ही जाना है और उसके बाद सरकार बनेगी, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और अब तक जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि सीएम तेजस्वी होंगे और दिल्ली की सियासत वो करेंगे, ऐसा नहीं। बिहार की सियासत में अभी भी नीतीश कुमार बने रहेंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे और उसके बाद उनके जो मंत्रिमंडल के जो होंगे कुछ बीजेपी के भी विधायक जाएंगे। रह गया मांझी जी का सवाल है तो मांझी जी पूछिए। जी सर, जी बताइए सर। नहीं, मांझी जी का जो सवाल आपने पूछा, मांझी जी अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए कहा जा रहा है। नहीं तो अभी बिहार की सियासत में उस हैसियत में वो नहीं है कि प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो किया है, इससे पहले ऐसी बात नहीं है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका फोटो लगा हो। इससे पहले भी देश में जो कई प्रधानमंत्री रहे हैं वो अपना फोटो लगवाते रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार करवाते रहे हैं, ब्रांडिंग करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जिस समय पर जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है, ये सवाल जो है कई सवाल खड़ा कर दे रहा है और निश्चित रूप से काफी तीक्ष्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई कद्दावर नेता अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर बोल भी रहे हैं, सामने नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं कि ये मांझी जी का बयान नहीं है, बयान कहीं और से दिलवाया जा रहा है। तो वो समय आ गया है, बहुत जल्द अब जो गठबंधन है वो टूटने वाला है और नीतीश जी तो खैर सीएम रहेंगे ही, आरजेडी और इसके अलावा मांझी जी रहेंगे और मुकेश सहनी रहेंगे और फिर कांग्रेस जो है उनका जो पहले से है महागठबंधन, ये सब मिलके फिर सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। और ये झटका सिर्फ पटना में नहीं, इसकी जो गूंज है दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारा खेल है वो बड़े लेवल पर चल रहा है, सिर्फ जीतन राम मांझी की बात नहीं है, सिर्फ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है, ये खेल लालू यादव और नीतीश कुमार के लेवल पर है। और लालू यादव जमानत पर बाहर आए हैं और उसके बाद से ही ये कयास थे कि बिहार में खेल होगा। हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड आरजेडी के कई नेताओं से हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि जैसे श्याम रजक का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जेडीयू के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, एक संख्या बताई थी उन्होंने। तो क्या ये लालू यादव और नीतीश कुमार के लेवल पर ये खेल चल रहा है या खेल हो गया है जैसा आप बता रहे हैं? नीतीश कुमार और लालू यादव की नजदीकियां एक बार फिर बढ़ी हैं और उसका असर है जीतन राम मांझी का ये बयान या फिर जीतन राम मांझी का सीधे भिड़ जाना। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही आपने कि जीतन राम मांझी की वो हैसियत नहीं है कि वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करें। हैसियत इसलिए भी नहीं है क्योंकि वाया जेडीयू उनकी एंट्री हाल फिलहाल में चुनाव से पहले एनडीए में होती है और बीजेपी अभी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को नेता की तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर सीधे अटैक कर रहे हैं जीतन राम मांझी। तो जाहिर तौर पर ये बंदूक किसी और की है, कंधा जरूर जीतन राम मांझी का है। तो आपकी बात सही है,
तो सवाल हमारा यह था कि क्या लालू यादव और नीतीश कुमार के लेवल तक बातचीत जा पहुंची है, दोनों के बीच नजदीकियां एक बार फिर बढ़ी है, परोक्ष रूप से ये सारा खेल चल रहा है? बिल्कुल परोक्ष रूप से सारा खेल चल रहा है और नीतीश जी के तरफ से और लालू जी के तरफ से तकरीबन बातें फाइनल हो चुकी है। अभिषेक आपको बता दें, बस वक्त का इंतजार कीजिए। एक दूसरा, एक दो दिन में जीतन राम मांझी जी को जो जो कहना था उन्होंने तो कह दिया। इसके बाद मुकेश सहनी का भी बयान आने वाला है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये बयान भी बहुत जल्द आने वाला है और बीजेपी की मुश्किल अब बढ़ने वाली है सर, इस बात को आप मान लीजिए। मुश्किल में बीजेपी है और बिहार में अब तक जो श्याम रजक जी कह रहे थे या आरजेडी के जो कई लीडर कह रहे थे कि जेडीयू में टूट होगी, बड़ी टूट होगी, जेडीयू में कोई टूट नहीं होने जा रही है, बीजेपी के कुछ लोग टूटेंगे, ये भी आप जान लीजिए। सरकार की जो कमान अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार जो नीतीश जी ने शपथ लिया और इस बार ये सच्चाई है कि नीतीश जी अपने मन मिजाज के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, उस शिकंजे में छटपटा रहे हैं, लेकिन उस छटपटाहट से अब बाहर निकलना उनकी मजबूरी है, बाहर वो निकलेंगे और विकल्प भी अब आ गया है। तेजस्वी जी से नीतीश जी की और नजदीकियां नहीं रही हैं, दोनों के उम्र में, दोनों के सियासत करने के तौर तरीके में काफी अंतर रहा है, लेकिन लालू जी और नीतीश जी की दोस्ती या कह लें एक दूसरे के काफी करीब हैं। सियासी बयानबाजी जरूर होती हो, एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इस वक्त भी आप गौर कीजिएगा, नीतीश जी डायरेक्ट लालू प्रसाद पर कोई हमला नहीं करते। तेजस्वी भले ही विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर नीतीश जी पर अटैक करते हैं, लेकिन लालू जी पर कभी ये नीतीश जी हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट कोई अटैक उनका नहीं है, क्योंकि उनको पता है तेजस्वी यादव की मजबूरी भी है सर, नहीं तो भेद खुल जाएगा, खेल खुल जाएगा। क्या करेंगे, सियासत करनी है, सबकी अपनी अपनी सियासत बचानी है तो लोग करेंगे। ये बयान बस कुछ दिनों के बाद देखिएगा, तेजस्वी जी भी अचानक अगर वो कहते हैं नीतीश जी को कि पलटू राम, अगर नीतीश जी को कह रहे हैं तो वो भी तो पलटू राम ही है, क्योंकि बहुत जल्द तेजस्वी जी फिर नीतीश जी के बगल में बैठेंगे और उसके बाद सबसे अच्छा नीतीश जी हैं, वो पलटू राम का बयान, ABCD सारी बातें भूल जाएंगे। अगर नीतीश जी पलट रहे हैं तो तेजस्वी भी पलट रहे हैं, लालू यादव भी पलट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पलट रही है। तो सियासत में ये चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखिए बहुत जल्द ये जो मांझी जी के बाद फिर मुकेश सहनी और उसके बाद फिर जेडीयू के कुछ और कद्दावर नेता सामने आएंगे, फिर बयान आएगा। इसके अलावा देखिए दरअसल एक चीज और भी है, भारतीय जनता पार्टी काफी प्रेशर में है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आप उनसे सवाल करेंगे तो जरूर बोलेंगे कि बहुत अच्छा मैं कर दिया, ये किया, ऑक्सीजन ला दिया, अमेरिका में भी डेथ हुआ है, भारत में कम हुआ है, लेकिन अंदर खाने में वो अंदर से हिले हुए, क्योंकि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब उनके पास नहीं है। उन्हें भी पता है कि गलतियां हो गई और आहिस्ता, ये सिर्फ बिहार का ही मसला नहीं है, इसका बंगाल, बिहार और बिहार के रास्ते पूर्वांचल होते हुए यूपी में भी इसका असर पड़ने वाला है। आप देखिएगा कि यूपी में अगले साल चुनाव होने जा रहा है और ये जून जुलाई के आसपास बिहार में स्थितियां एकदम बदल जाएगी और जैसे ही बदलेगी मोदी जी की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी अच्छी तरह से पता है कि केंद्र में अगर उनके पैरेलल एकदम तर्क संगत अगर कोई बात करने वाला अभी कोई हिंदुस्तान की सियासत में है तो मिस्टर नीतीश कुमार हैं। इस बात को अच्छी तरह से लोग जानते हैं। बाकी जैसे राहुल जी का अपना बयान आता है या और जो नेता हैं उनका, तो मोदी जी वहां उन पे भारी पड़ जाते हैं, लेकिन तर्क संगत अगर बात करने की बात होगी तो नीतीश जी मोदी जी पर 100 गुना भारी है। नीतीश जी ने काम भी किया है, मोदी जी के काम को देखेंगे और नीतीश जी के काम को देखेंगे, दोनों में फर्क है। नीतीश जी ने इन 16 सालों में बहुत सारे काम भी किए हैं, उनका भी अपना तरीका है काम करने का, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार की सियासत फिसल रही है या यूं कहें फिसल चुकी है। बस ये किसी तरह से बचाने की कोशिश में है, कई लोग मनाने की भी कोशिश में है, लेकिन बात यहां बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अभिषेक सर, हम समझना चाहेंगे कि दरअसल इस टकराव की शुरुआत कहां से हुई, इस टकराव की वजह, या फिर अब दोस्ती तकरीबन दरक ही गई है या दरकने जा रही है, तो फिर इसकी जो महत्वपूर्ण वजह है वो क्या है? जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरे जहन में सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या बीजेपी पर ये दबाव है कि सरकार उसकी है,
और नीतीश कुमार उसको अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। बीजेपी पर यह दबाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई तरह के कानून लागू हुए, लव जिहाद का कानून, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून। तो उस तरह से जिस तरह से सरकार बीजेपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चला पा रही है, बिहार में नहीं चला सकती, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के हाथों में सरकार की बागडोर है। ये भले ही बीजेपी ने दिया है, नीतीश कुमार कह चुके थे कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन नीतीश कुमार अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, अपने हिसाब से गठबंधन को, सरकार को ट्रीट करते हैं। तो बीजेपी भी असहज है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर जैसे एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो अब से कुछ महीने पहले जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता, अब वो जेडीयू में नहीं है, तब बहुत बड़े नेता थे और नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, बंद कमरे में उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का भगवा ओढ़ लिया है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का भगवा ओढ़ लिया है। तो उनके करीबी किसी नेता ने ऐसा कहा, और एक परसेप्शन भी उनको लेकर रहा है, न सिर्फ राजनीतिक विरोधी बल्कि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें चलती है कि नीतीश कुमार बीजेपी की विचारधारा में घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। कई मौकों पर ऐसा लगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर है, ये लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं, उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं। तो नीतीश कुमार भी इस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं, इस परसेप्शन को खारिज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अलग होने का मन बनाया, या फिर वो बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं। और बीजेपी भी नीतीश कुमार से छुटकारा पाना इसलिए चाहती है कि बीजेपी को लगता है कि यह मुफीद मौका है अपने हिसाब से चीजों को करने का। नहीं, बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी है, आपको बता दें, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा आघात लगने वाला है। बीजेपी अभी नहीं चाहती है, अभी हर हाल में वो चाहती है कि सरकार में बने रहे, क्योंकि नुकसान जिस तरह से बंगाल में हुआ है, वैसे स्थिति में बीजेपी ये हिम्मत नहीं करेगी। कुछ दिन पहले बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार में डिप्टी सीएम हैं, इनके दो डिप्टी सीएम हैं, उन लोगों को भी उन्होंने कहा था कि सरकार बीजेपी के एजेंडे पर चलनी चाहिए, और यहाँ पे सरकार को बीजेपी अपने एजेंडे से चलाना चाहती है। एक और खबर आपको बताते हैं, यहाँ पे दरअसल टकराव उसी दिन शुरू हो गया जैसे ही बिहार की जनता ने अपना मैंडेट दिया, जेडीयू तीसरे नंबर पे आ गई। तो ये बात तो अच्छी तरह से नीतीश जी को पता है कि बीजेपी आक्रामक पॉलिटिक्स करती है। ये बीजेपी अटल जी और आडवाणी जी और जोशी जी की बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बीजेपी है। तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, और जिस आक्रामकता के साथ पॉलिटिक्स आज की तारीख में हो रहा है, उसमें नीतीश जी सहज नहीं हो पाएंगे। वैसे स्थिति में बीजेपी के अंदर खाने ये भी चर्चा है, आपको ये भी बता दें, बीजेपी ये भी चाहती है कि हम यहाँ एक छत्र राज करें। एक तरीका है कि पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ पे एक माहौल बनाया जाए। दूसरा एजेंडा बीजेपी का यह भी है कि जेडीयू के जो कुछ विधायक हैं उनको सीधे तोड़ा जाए और विलय करा लिया जाए, और बाकी गुड बाय, सरकार हमारी चल जाए। तो बीजेपी इस एजेंडे पे भी काम कर रही है। बीजेपी यहां तक कि जो इनके अधिकारी हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल बिहार में चलता है, कई बार आप ये देखते होंगे कि आरसीपी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स का चर्चा अक्सर बिहार के गलियारों में होते रहता है। तो अब तक जो है नीतीश कुमार जी के पास पूरा पावर था कि किस अधिकारी को कहां किस कुर्सी पर बैठाना है और कब बैठाना है। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने वहां पर अड़ंगा लगाया और वीटो पावर लगा दिया है कि आप इतना % आईएएस का तबादला आप करेंगे, इतना % मैं करूंगा, आईपीएस को आपको इतना देखना है, हमको इतना देखना है। और नीतीश कुमार कभी भी आईएएस, आईपीएस या ब्यूरोक्रेट में कोई भागीदारी नहीं चाहते, क्योंकि ये 16 साल से जो सियासत उनकी चल रही है उसका मूल आधार है ये ब्यूरोक्रेट्स। वो आज की तारीख में सियासत ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे ही कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके दुखते रग पर हाथ डाल दिया। छटपटाहट वहीं से शुरू हुई है और उसके बाद वो लगातार चल रहा है। सब अपने अपने रोल के अनुसार अपना रोल प्ले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, जेडीयू को लग रहा है कि अगर हम सही समय में सही डिसीजन नहीं लिए तो पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जेडीयू के जिसका श्याम रजक जी जिक्र कर रहे थे, या जेडी के कई नेता जिक्र करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करेंगे आप, तो जो विधायक मंत्री नहीं बना है उस पर डोरा आरजेडी का भी है, उस पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी की भी है। कहां से कैसे तोड़ा जाए, और आगे आने वाले दिनों में ऐसा भी नहीं है कि नीतीश जी अगर वहां चले जाएंगे तो बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। खतरा वहां भी परमानेंट बरकरार रहेगा।
कुछ दिनों के बाद बिहार की सियासत में आरजेडी बनाम भाजपा की सियासत चलेगी। ये इस साल के होते होते जेडीयू को भारी नुकसान होगा, भले ही आरजेडी के साथ सरकार बनाए, लेकिन इनके विधायक तो टूटेंगे, चाहे वो आरजेडी में जाए या बीजेपी में जाए, खतरा इनका बरकरार है। एक विधायक के टूटने की खबर हमारे पास भी है। जेडीयू के एक विधायक बहुत चर्चित रहे हैं सर हाल के दिनों में, और राइफल वाला बयान और तमाम तरह के बयान, मंत्री बनने की इच्छा रखते थे, फिर बाद में हमसे बातचीत हो रही थी फोन पर और ऑन द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, इसलिए ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने मांग की है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से कि हमको अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो हमको किसी प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। तो उनकी नाराजगी की खबरें भी लगातार आते रही हैं। चलिए नाम ले लेता हूं, गोपाल मंडल की मैं बात कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल है हमारा सर आपसे, और सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव का असर, पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों का असर जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति पर पड़ा है। इसके कयास, इसका अंदेशा पहले से था। इतना व्यापक असर होगा इतनी समझ मेरी नहीं थी, आप समझते होंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रही है, और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर एक तरह से कह सकते हैं कि उनको और उभर कर सामने आए हैं प्रशांत किशोर, और जो रणनीतिकार के तौर पर उनकी जो भूमिका रही है उसके जरिए वो और सुर्खियों में रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की कोई भूमिका है क्या बिहार के सियासी खेल में? लालू नीतीश की जो संभावित दोस्ती है, जिसकी खबरें, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष रूप से तो है नहीं, परोक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं क्या, इस पूरे खेल में इन्वॉल्व हैं क्या? आपने नाम ले लिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। दरअसल वो दोनों को मिलाने वाले हैं। आप गौर कीजिएगा, डायरेक्ट नीतीश कुमार भी कभी प्रशांत किशोर पर हमला नहीं करते, या प्रशांत किशोर भी डायरेक्ट नीतीश कुमार पर हमला नहीं करते। बयानबाजी होती है, सियासत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है। दरअसल वो मुख्य जो हैं वो प्रशांत किशोर ही है। प्रशांत किशोर ने ही पूरी ये रचना रची इस पूरे खेल के सूत्रधार वही है। यहाँ कह लें, डायरेक्टर कह लें, सूत्रधार कह लें, या निर्माता निर्देशक जो भी कह लें, सारे पीछे वही हैं। और इसमें एक चीज और बता देते हैं, इसमें ममता बनर्जी, आपको याद होगा चुनाव से पहले में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था, और बयान था कि अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो बिहार होगा। उन्होंने कहा था, याद कीजिएगा। इस बात को लोग भूल गए, और जिस तरह से रिजल्ट आए वहां पे बंगाल में रिजल्ट आने के बाद, और अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए, इस पूरे कोविड काल में नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, काफी कमजोर हुए, उनकी लोकप्रियता घटी है, और उनकी कथनी और करनी जो है आज सबके सामने आ गया है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री जो हैं वो पब्लिक से 1-to-1 करने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो बोलेंगे तो बस वो तस्वीर जो आज की तारीख में दिख रहा है, वो चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, देश के हर कोने की जो तस्वीर है सबके मोबाइल में है, लोग तुरंत दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर हैं, उनके भले ही वो कुछ भी बोलें कैमरे के सामने, थोड़ी दलील दें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो भी पीड़ित हैं, क्योंकि उनके भी कोई ना सगे संबंधी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है, तो उन्हें पता है। खैर, तो प्रशांत किशोर ने बंगाल में वहां पर अपनी हैसियत बताई, और वहां पे ममता जी आ गई। अब जो है प्रशांत किशोर जब नीतीश जी से अलग हुए थे, मुझे याद है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका इंटरव्यू भी आपने किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने देखा भी था आपका इंटरव्यू। तो उसमें उन्होंने एक बात कहा था कि बिहार की सियासत पर मेरी पूरी निगाह होगी, और बिहार की सियासत में हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। बंगाल में बिजी हो गए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लाने का काम किया है। तकरीबन ले आए हैं, सारी बातें हो गई हैं। स्क्रिप्टिंग जो है कुछ पॉइंट पे है, जो इसको आप सियासी भाषा में कह सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एजेंडा जिसको कहते हैं, उस पर एजेंडा तकरीबन उसी जो पिछले बार का था वही रहेगा, थोड़ी बहुत उसमें तब्दीलियां होंगी। और उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर जो अब तक गठबंधन का जो प्रारूप था वो चेंज हो जाएगा, नीतीश जी सीएम ही रहेंगे,
लेकिन फिर वही आरजेडी के साथ होगा। और इसके बाद ये सीधा असर आप डालेगा उत्तर प्रदेश में साहब, ये आप देख लीजिएगा, सीधा असर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। और इस बात को अच्छी तरह से लिख लीजिए, योगी जी की सरकार भी वहां खतरे में पड़ जाएगी, चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात को अभी दिल्ली में जो मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम कद्दावर नेता, आरएसएस के तमाम नेता बैठे, लोगों ने बातें की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जैसे भी हो, लोगों ने बैठकर ये लगाया है कि यूपी को कैसे बचाया जाए, बिहार को कैसे बचाया जाए। लेकिन बिहार पर अब उनका फोकस कम है, क्योंकि उनको पता हो गया है कि बिहार मेरे हाथ से निकल चुका है। तो इसका कुल मिलाकर सर कोरोना की दूसरी लहर से हम लड़ रहे हैं, देश लड़ रहा है। बिहार में सियासत की दूसरी लहर आने वाली है और ये लहर बीजेपी के लिए झटके वाली होगी। ये लहर बीजेपी को ज्यादा प्रभावित करेगी। नीतीश कुमार तो खेल ही चुके हैं, सरप्राइज देने के मूड में हैं ही, और आप बता ही रहे हैं कि दिल्ली में खेल हो गया है, तो दिल्ली में खेला हो गए और बिहार की राजनीति पर उसका असर, बिहार की राजनीतिक तस्वीर अब बदलने वाली है। जीतन राम मांझी ताबड़तोड़ क्यों बयान दे रहे हैं, उस राजनीतिक हैसियत में न रहते हुए भी जो होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए, अपने सहयोगी दल के सबसे बड़े नेता पर हमला करने के लिए, तो इस पूरी डिबेट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही। और बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया है सारा खेल, किस तरीके से वो पूरी बिसात क्या है जो बिछाई गई है बीजेपी पर नकेल कसने के लिए कह लें या फिर बीजेपी को झटका देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अग्रिम आमंत्रण आपको अगले वीडियो के लिए। और माफी भी कि हमने आपको कई बार परेशान किया, आज भी परेशान किया, लंबा वक्त हम आपका लेते हैं, लेकिन अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके, आपके जरिए चीजों को समझकर। पहले भी समझते